हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। आज के संदर्भ में जिस एक मुद्दे पे हम चर्चा करने वाले हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि आप भी कहेंगे कौन सा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण ना है, तो हम बार बार करें कि इस सेशन की श्रृंखला ही इसी कारण से चालू की गई है ताकि आपके परीक्षा के लिए जो कोर चीजें होती हैं उसको समझाते हुए उस विषय बिंदु को यहाँ पर इतनी अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया जाए ताकि आपके परीक्षा के लिए बहुत भार आपको ग्रहित ना करना पड़े। छोटे छोटे संदर्भों से आप उस चीज को क्लियर करते हुए अपने प्रश्नों के लिए एक एक नंबर सुनिश्चित करते जाए। तो मुख्य जो आज का हमारा आधार है वो है उत्तर प्रदेश में यूनेस्को साइट। ध्यान रखिएगा, यूनेस्को की जब बात की जाए तो मुख्य रूप से सबसे पहली बात तो ये आती है यूनेस्को सीज है क्या। तो यूनेस्को के बारे में आप भी जानते हैं। इसकी जो स्थापना हुई है 16 नवंबर की जब बात की जाए तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसी क्रम में आप कह सकते हो कि 1946 में क्या हो गया था, भारत भी इसका मेंबर बन चुका है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह आपको फ्रांस में दिख मिलता है। और आज अगर इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष का नाम क्या होता है, तो आपने आंद्रे एंजेलो के बारे में सुना होगा, जो इसकी क्या हो जाती है, खासा अध्यक्ष के रूप में जानी जाती है। ये बात हमारी अलग होती है। बात आती है ये जो संस्था है तो ये काम क्या करती है, तो ये विश्व के अलग अलग परिदृश्य में कह सकते हो कि जो सांस्कृतिक विरासत होती है, जो शैक्षणिक विरासत होती है उसको प्रमोट करने का कार्य करती है। मतलब हेरिटेज साइट जिसे हम कह सकते हैं। स्थापत्य कला की बात हो, चित्रकला की बात हो या कोई विशेष यूनिक चीज होता है तो उसको संरक्षित करना, उसे विश्व पटल पे उकेरना, ये इसका मुख्य कार्य होता है। तो यूनेस्को की जब बात की जाए तो यूनेस्को के माध्यम से आज पूरे भारत में आपने सदैव सुना होगा कि वर्तमान में कुल कितनी सूची है। तो पूरे भारत में तो वैसे 42 सूची है। 42 आपके क्या हो गए हैं, इसमें आपके स्थल शामिल किए गए हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो तीन नाम हम आपको बार बार निकाल कर आते हैं। खासा ध्यान रखिएगा, 40वां कौन सा था, तो 40वां आपका धौलावीरा था। धौलावीरा जो गुजरात का था वो 40वें स्थल के रूप में इसमें शामिल हुआ था। यहीं पर अगर देखा जाए तो 41वां अभी आपने सुना होगा शांति निकेतन के बारे में। तो शांति निकेतन जो खास आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है और जिसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, जिसको हम विश्व भारती विद्यालय के रूप में भी जानते हैं। और 42वें की जब बात की जाए तो अभी आपने सुना होगा खासा होयसेल मंदिर समूह की जब बात की जाए जो आपके कर्नाटका लोकेशन में पड़ता है तो उसका नाम इसमें हो जाता है। अब तो ये बात हो गई कि ये तो हम विश्व की बात कर रहे थे। अगर भारत के परिपेक्ष की बात कर रहे थे, हमारी यूपी में इसकी क्या अवस्थिति है, क्योंकि हमें यूपी के बारे में जानना है। तो यूपी में इसकी जो अवस्थिति है, खासा यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें यूपी में कुल 3 ऐसे नाम होते हैं। 42 पूरे भारत में है तो 3 आपके यूपी में है। पहला बिंदु ध्यान रखिएगा। अब कौन कौन से हैं, तो नाम ध्यान रखिएगा। पहले नाम की जब बात की जाए तो मुख्य रूप से आप ये आगरा का लोकेशन देख पा रहे हैं। तो आगरा में 2 चीजें हैं। कौन कौन सा, तो एक आपका है ताजमहल। ताजमहल की जब बात की जाए इसे 1983 में शामिल किया गया इस सूची के अंदर। और ताजमहल के अलावा यहीं पर ध्यान रखिएगा एक नाम और आपने सुना होगा, यहीं पर आपके आगरा में जो खास करके लाल किला है, तो आगरा का जो लाल किला है यह प्रमुख रूप से इस सूची में शामिल किया गया है। आगरा के लाल किले की जब बात की जाए तो यह कब शामिल किया गया, तो यह भी आपके इसी सूची में 1983 में शामिल किया गया। एक अलग इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। इन दोनों चीजों की जब बात की जाए तो इसे बनवाया किसके द्वारा है, तो आप भी जानते आगरा का ताजमहल बनवाया गया अकबर के द्वारा। कई बार परीक्षा में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। आपके आगरा में जो ताजमहल आपके आगरा में जो लाल किला है वो अकबर के द्वारा बनवाया गया है। जबकि ताजमहल की जब बात की जाए तो आपने कई बार गाने वगैरह के माध्यम से सुना ही होगा, शाहजहां की जब बात की जाए तो अपनी पत्नी मुमताज बेगम के लिए क्या किया था, इन्होंने इसको निर्मित कराया था। और इसी परिपेक्ष की जब बात की जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, कई बार इसके वास्तुकार के बारे में पूछा गया है, आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर का नाम ध्यान रखिएगा जिसको हम नाम देते हैं उस्ताद अहमद लाहौरी। क्या बोलते हैं, उस्ताद अहमद लाहौरी की जब बात की जाए तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, जो इसके आर्किटेक्चर के रूप में जाने जाते हैं। तो ये तो 2 चीजें आपके यूपी से संबंधित है। बाकी तीसरा कौन सा है, क्योंकि अभी हमने बताया 3 इसमें क्या होते हैं, सूची में शामिल होते हैं। तो तीसरे का नाम ध्यान रखिएगा, ये जो आगरा के पास एक छोटा सा लोकेशन पड़ता है जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा, नाम दिया जाता है फतेहपुर सीकरी। तो खासा ध्यान रखिएगा, फतेहपुर सीकरी। आज फतेहपुर सीकरी की जब बात की जाए तो यहां पर भी क्या है, एक विशेष किला होता है। तो फतेहपुर सीकरी के किले की जब बात की जाए तो ये भी सूची में शामिल है और ये इसके 3 साल बाद शामिल हुआ, अर्थात 1986 में। तो एक बात क्लियर हो गई कि हमारे यहाँ पर 3 स्थल है। तो पहला हो गया ताजमहल, दूसरा हो गया आपके आगरा का लाल किला और तीसरा हो गया ये फतेहपुर सीकरी का खासा यहाँ का किला।
बेसिक रूप से देखा जाए तो 1986 में इसे शामिल किया गया और इसे किसके द्वारा बनवाया गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अकबर की जब बात की जाए तो अकबर ने, क्योंकि आप भी जानते हैं फतेहपुर सीकरी बेसिक रूप से अकबर के द्वारा ही डेवलप किया गया था एक शहर के रूप में। और मुख्यतः अगर देखा जाए तो इसकी जो संकल्पना आपको दिख मिलती है आपके अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में पंचमहल भी आपका स्थापित है। पंचमहल के अलावा अगर देखा जाए तो इबादत खाना आपको दिख मिलता है, इवन मरियम का महल, जोधाबाई की छतरी और भी कई सारे आपके प्रसिद्ध इमारतें जैसे शेख सलीम चिश्ती की दरगाह वगैरह की जब बात की जाए तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख मिलती है। तो ये तीन चीजें यहाँ से समेत है। अब इसके अलावा एक नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, ये स्थापत्य कला है। स्थापत्य की जब बात की जाए तो स्थापत्य कला मतलब आप ध्यान रखिएगा जिसको हम किस रूप में जानते हैं, खास करके आर्किटेक्चर के रूप में जानते हैं, इंजीनियरिंग के नमूने के रूप में देख पाते हैं, अर्थात जिसको हम बनावट के दृष्टिकोण से देखें तो भवन निर्माण हम कह सकते हैं। इसके अलावा यूनेस्को क्या करती है, एक और सूची जारी करती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, खास करके मानवता की अमूर्त विरासत। तो आज मानवता की अमूर्त विरासत जो है उसमें कौन शामिल है, तो मानवता की जो आज अमूर्त विरासत का नाम आपको दिख मिलता है उसमें कुल मिला के ध्यान रखिएगा देश के ऐसे 15 सूची आपको इसमें दिख मिलते हैं। देश से जो है देश में कुल ऐसे 15 नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। अब आप कहेंगे 15 कौन से, तो दो नाम लेट के खास ध्यान रखिएगा। लेटेस्ट जो है पहला तो 14वां नंबर, 14वां नंबर किससे समय था, तो 14वां नंबर आपने सुना होगा दुर्गा पंडाल के बारे में। दुर्गा पंडाल, आज दुर्गा पंडाल की जब बात की जाए तो दुर्गा पंडाल जो पश्चिम बंगाल कलकत्ता में नवरात्रि के समय पे दुर्गा जी का बड़ा बड़ा पंडाल बनाया जाता है, तो उसको इसमें शामिल किया गया। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी 15वां नंबर खासा आपने सुना होगा किसके बारे में, गरबा। गरबा की जब बात की जाए तो गरबा गुजरात की पहचान है और आप भी जानते हैं कि नवरात्रि के समय पर यह भी बड़े स्तर पर आयोजित किया जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा पारंपरिक वस्त्र वगैरह पहन करके, तो गरबा जिसमें डांडिया वगैरह लोग खेलते हैं। तो 15 नाम मानवता की अमूर्त विरासत में हमसे क्या संबंधित है, तो हमसे ध्यान रखिएगा हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी के लिए इससे दो नाम आपको दिख मिलते हैं। कितने नाम दिख मिलते हैं, तो हमारी यूपी की जब बात की जाए तो मानवता की अमूर्त विरासत सूची में क्या होता है, हमारी यूपी से दो नाम आपको प्रमुख रूप से दिख मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक नाम ध्यान रखिएगा जिसको हम यहाँ प्रयागराज के परिप्रेक्ष्य देख पाते हैं। पहला नाम ध्यान रखिएगा, प्रयागराज की जो संकल्पना है, इस प्रयागराज में क्या होता है, आपने सुना भी होगा कुंभ मेला के बारे में। तो ये जो कुंभ मेला लगता है, अगर इसकी बात की जाए तो इसको क्या किया गया, 2017 में मानवता की अमूर्त विरासत में शामिल किया गया। आज मानवता की अमूर्त विरासत की जब बात की जाए तो ये कुंभ मेला शामिल किया गया। कुंभ मेला क्यों शामिल किया गया मानवता की अमूर्त विरासत में, क्योंकि आप भी जानते हैं लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु एक साथ आते हैं और बिल्कुल बिना किसी शिकायत के आते हैं, संगम में स्नान करते हैं और फिर चले जाते हैं। कई सारे करोड़ों लोग जब आपके एक जगह पे इकट्ठा होते हैं तो ये एक संस्कृति तो है, तो उसी कारण से प्रयागराज के कुंभ मेला को इसमें शामिल किया गया। और इसके अलावा और ध्यान रखिएगा एक नाम काफी चर्चा में रहता है, ये वैसे आप कह सकते हो पूरे उत्तर प्रदेश का है। पूरे उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है रामलीला। एक्चुअली हमारे यहाँ पर आपने देखा भी होगा कि भगवान राम के जीवन को आधारित करते हुए रामलीला का बड़े स्तर पर आयोजन किया जाता है। और रामलीला की जब बात की जाए तो रामलीला को कब शामिल किया गया, तो ये आपके 2008 में शामिल किया गया। तो 2008 की संकल्पना ध्यान रखिएगा जब हमने क्या किया, रामलीला को शामिल किया है। रामलीला भी अपने आप में कल्चर का ही परिचायक है, क्योंकि भगवान राम कब आए थे, लेकिन उनके जीवंत कहानियों को अभी भी हम लोगों के बीच क्या करते हैं, प्रसारित करते हैं। तो यह चीज आपको इसके माध्यम से दिख मिलती है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, आपके यूनेस्को के परिप्रेक्ष्य आपको दिख मिलती है। एक दो चीजें और ध्यान रखिएगा, कई बार मानवता के अमूर्त विरासत और स्थापत्य अर्थात धरोहर सूची के अलावा कुछ बेसिक नाम आपको मिलते हैं, सुनने में आते हैं, जिसको हम वेटिंग लिस्ट कह सकते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि ऐसे तो होता नहीं कि एक बार में सारी चीजें आपके सामने आ जाती हैं, कुछ प्रोसेस भी होता है। जैसे आप लोग फॉर्म भरते हैं, तब फॉर्म भरने के बाद फीस कटता है, तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर आपकी क्या होती है, फॉर्म जमा होता है, तो फिर आपका एडमिट कार्ड आता है, तो फिर आपका लिखित परीक्षा, फिर आपका चयन, ये मानक होते हैं। तो सीन क्या होता है, यूनेस्को में भी जो स्थल आपके चुने जाते हैं ना, उनकी पहले लिस्ट जाती है, फिर उन पे बैठक होती है, उन पे विचार होता है, तब उन्हें घोषित किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे स्थल हैं जिनके नाम को हमने ऑलरेडी भेज रखा है, जो सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट में शामिल है। तो कौन कौन से नाम है उनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। आज वेटिंग लिस्ट की जब बात की जाए तो वेटिंग लिस्ट का नाम ध्यान रखिएगा, खासा 3 नाम आपको काफी चर्चा में देख मिलते हैं। कौन कौन से नाम होते हैं, तो प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो ये जो 3 नाम है, पहला तो नाम ध्यान रखिएगा आपके सारनाथ के खंडहर।
जो सारनाथ का खंडहर है, अगर उसकी बात की जाए तो सारनाथ के खंडहर जो है इसको भी हमने इस सूची में, प्रतीक्षा सूची में डबला रखा है। मतलब हमने इसकी लिस्ट क्या की है, भेज रखी है, क्योंकि सारनाथ का जो लोकेशन है भगवान बुद्ध के परिपेक्ष में, और वहां पे बहुत सारे आपके स्तूप वगैरह प्रमुख रूप से दिख मिलते हैं। तो सारनाथ का खंडहर आपको दिख मिलता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, अभी कुछ दिन पहले ही आपके 2021 की जब बात की जाए तो आपका 80 घाट आपने नाम सुना होगा। 80 घाट कहां से समित है, तो 80 घाट की जब बात की जाए तो आपके बनारस से देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो बनारस में जो 80 घाट है उसको भी इस प्रतीक्षा सूची में आपका शामिल किया गया है। अच्छा, चूंकि बनारस की बात करें तो यही लोकेशन में ध्यान रखिएगा, आपके इसी बनारस के संदर्भ की जब बात की जाए तो बनारस को भी क्या किया गया, इस सूची के प्रतीक्षा सूची में डाला गया है। क्योंकि यूनेस्को के द्वारा कुछ यूनिक शहर भी चुने जा रहे थे। यूनिक शहर जैसे आपने नाम भी सुना होगा, पिछले क्रम की जब बात की जाए तो आपने सुना था जैसे अहमदाबाद शहर। अहमदाबाद शहर की जब बात की जाए तो अहमदाबाद शहर को क्या किया गया है, देश के पहले शहर के रूप में चुना गया था। जब हम किसके परिपेक्ष की बात करते हैं, विभिन्न प्रकार के स्थापत्य कलाओं की बात करते हैं। और इसी परिपेक्ष में आपने जयपुर का नाम सुना था। जयपुर की जब बात की जाए तो जयपुर किस कैटेगरी में, तो जयपुर को संगीत शहर के रूप में यूनेस्को ने क्या किया था, चूज किया था। तो शहरों को भी यूनेस्को चूज करता है। तो अहमदाबाद पहला शहर हुआ था, जयपुर आपका संगीत शहर के रूप में चूज किया गया था। तो इसी कैटेगरी में हमने बनारस का नाम दिया है। तो बनारस का नाम किस कारण से दिया है, तो बनारस जो भी आप भी जानते हैं ये आध्यात्म की नगरी है, मोक्षणीय नगरी है। तो इसी कारण से हम इसको क्या कहते हैं, आपके आध्यात्मिक पहलू को लेकर के हमने क्या किया है, इसका नाम चर्चा में रखा है। हालांकि आध्यात्म से याद रखिएगा, यहाँ पे बनारस में बनारस घराना भी है, तो संगीत कैटेगरी को भी हम इसमें क्या करते हैं, नोटिफाई करते हैं। वैसे बनारस तो अपने आप में काफी विशाल है, काफी यूनिक है। आप भी जानते हैं देवदास राजा के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी काशी के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये जो बनारस आज हमें देख मिलता है, सीधे शब्दों में हम कहें तो आपके गंगा नदी के किनारे का जो लोकेशन है वरुणा और 80 के परिप्रेक्ष्य है, ये आज इतनी महत्वपूर्ण नगर हो जाती है। बताया जाता है विश्व का सबसे पुराना नगर, लगभग 5000 से ज्यादा साल पुराना ये नगर होता है। और मुख्यतः अगर देखा जाए तो अब इसकी प्रामाणिकता कितनी अच्छी है आप समझ सकते हैं कि यूनेस्को के अलावा जब हम एससीओ की बात करते हैं, संघीय कॉर्पोरेशन के बारे में, तो उसने भी इसको क्या किया, पर्यटन और आध्यात्मिक नगरी के रूप में इसको घोषित कर रखा है। तो यूनेस्को से संबंधित ऐसे कई सारे स्थल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमारी संकल्पना है आपके लिए बार बार कि एक एक टॉपिक एक एक दिवस में आपके साथ क्रम के रूप में चाय पीते हुए खत्म किया जाए। तो इसी कारण से सुबह सुबह एक एक सेशन आपको दे देते हैं। और ये सारे प्रश्न क्या होते हैं, आपके परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो ज्यादा समय ना जाया करते हुए अब इस संदर्भ को यहीं पर हम विराम देंगे। एक काम आपसे जरूर कहेंगे कि इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके लिए ही ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को आधारित करते हुए हम अपने पूरे सिलेबस को क्या करने की कोशिश करें, कवर करने की कोशिश करें, ताकि आपके परीक्षाओं के लिए एक विशेष आधार आप सबके साथ तय किया जा सके। बाकी मिलते हैं अपने नए सेशन, नई श्रृंखला के साथ। वैसे रात 9 बजे खासा दैनिक की यूपी जीके की भी एक प्रैक्टिस क्लास होती है, उसमें भी आप पूरी तरीके से जुड़ने की कोशिश करेगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि पूरा सिलेबस का जो एक आधार है वह यहीं पर आपको देख मिलेगा, अन्यत्र कहीं नहीं। ठीक है, बाकी सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करेगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करेगा जिनकी विशेष जरूरत है ये क्लास। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।